Good morning, students. In today's class, we will read the poem The Tale of Custard the Dragon, composed by an American poet, Frederick Ogden Nash. He was born on 19th August 1902 in Rye, New York, US, and died on May 19, 1971 in Baltimore, Maryland, US. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन नामक कविता पढ़ेंगे, जिसकी रचना अमेरिकन कवि फ्रेडरिक ऑगडेन नैश ने की है। फ्रेडरिक ऑगडेन नैश का जन्म 19 अगस्त 1902 को राय, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1971 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। Before we start with explanation and analysis of the poem, let's talk about summary of the poem. Okay? The poem The Tale of Custard the Dragon is composed in the style of a ballad. Ballad is a song or poem that tells a story. In other words, ballad is a long song or poem which tells a story in simple language. Ballad narrates tales of courage or heroism. The Tale of Custard the Dragon कविता की रचना बैलड शैली में की गई है। बैलड गीत या कविता है जो एक कहानी कहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो बैलड एक लंबा गीत या कविता है जिसमें सरल भाषा में एक कहानी होती है। इसमें साहस, करेज या वीरता, हीरोइज्म के किस्से होते हैं। ये तो हो गया बैलेड के बारे में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रेम विषयक गाथा, कथात्मक गीत अथवा कविता या गाथा गीत। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू पैरोडी। पैरोडी मीन्स हास्यपूर्ण व्यंग्य काव्य या हास्यानुकृति। यह कविता पैरोडी के करीब एक हास्यप्रद गाथा गीत है। दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड बेलिंडा हु लिव्ड विथ हर पेट्स इन हर होम नेम्ड व्हाइट हाउस। यह कविता बेलिंडा नाम की एक छोटी लड़की के बारे में है जो अपने व्हाइट हाउस नाम के घर में अपने पालतू जानवरों के साथ रहती थी। द पेट्स दैट लिव्ड with Belinda were little kitten named Ink, a grey-colored mouse named Blink, a little yellow-colored dog named Mustard, and a coward dragon named Custard. बेलिंडा के साथ इंक नाम का छोटा बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक नाम का भूरा चूहा, पीले रंग का छोटा कुत्ता मस्टर्ड और एक डरपोक कस्टर्ड रहते थे। स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन योर एग्जाम लाइक दिस। यू मे बी आस्क्ड टू लिस्ट मेजर कैरेक्टर्स विद देयर पेट नेम्स, सो you all remember this as it may also be helpful in comprehending the poem better. I am again repeating the major characters with their pet names. A girl whose pet name was Belinda, a little black kitten whose pet name was Ink, a little grey mouse whose pet name was Blink, a little yellow dog whose pet name was Mustard, and a little dragon whose pet name was Custard. Is that clear? All right. What happened next? All the pets of Belinda boasted about their bravery and courage and would always mock at Custard, the dragon, who was huge in size but a coward or timid dragon as assumed by other pets. बेलिंडा के साथ जितने भी पालतू जानवर रहते थे, सभी अपनी बहादुरी और साहस की डींग हाँकते थे और हमेशा ड्रैगन, जिसका उपनाम कस्टर्ड था, उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, जो कि आकार में बड़ा था लेकिन उसे अन्य पालतू जानवर डरपोक या कायर
ड्रैगन के रूप में मानते थे। इन अदर वर्ड्स, बेलिंडा एंड ऑल हर पेट्स except Custard were brave. All other pets used to sit on the red wagon and laugh at the timid dragon. All used to make fun of his cowardice. कस्टर्ड को छोड़कर बेलिंडा सहित सभी जानवर बहुत बहादुर थे। अन्य सभी जानवर लाल गाड़ी रेड वैगन पर बैठ जाते और डरपोक ड्रैगन पर हंसते, सभी उसके डरपोक होने का मजाक उड़ाते रहते। स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टफ टाइम इज द रियल टेस्ट टू फाइंड आउट वंस कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कठिन समय किसी की क्षमता और ताकत का पता लगाने के लिए वास्तविक परीक्षा है। एंड द टाइम केम टू टेस्ट द करेज एंड ब्रेवरी ऑफ पेट्स दैट लिव्ड विद बेलिंडा। और बेलिंडा के साथ रहने वाले पालतू जानवर जो अपनी बहादुरी की गप्पे हाँकते थे, उनके साहस एवं बहादुरी की वास्तविक परीक्षा की घड़ी आ गई। सडनली अ पायरेट एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो। अचानक एक डाकू पायरेट खिड़की से अंदर आ गया। ही हैड पिस्टल्स इन हिज बोथ हैंड्स एंड वॉज होल्डिंग अ सोर्ड इन हिज टीथ। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी और उसने अपने दांतों में एक तलवार सोर्ड पकड़ी हुई थी। बेलिंडा turned pale due to fear and started crying for help. बेलिंडा पायरेट यानी डाकू के डर से पीली पड़ गई और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। All other pets fled from there and hid themselves. वहां से अन्य सभी पालतू जानवर भाग गए और अपने आप को छुपा लिए। Then Custard the dragon, who always kept crying for nice safe cage and was also mocked at for his cowardice by other pets, showed his bravery and came for help. उसके बाद कस्टर्ड ड्रैगन, जो हमेशा सुरक्षित पिंजरे की मांग किया करता था और जो अन्य सभी पालतू जानवरों के लिए अपनी कायरता के कारण मजाक का पात्र बना था, उसने अपनी बहादुरी दिखाई और सहायता के लिए आया। He proved to be the real hero by facing the pirate boldly, defeated him with his strength and gobbled him. वह वास्तविक हीरो के रूप में उभर कर सामने आया। उसने पायरेट का बहादुरी से सामना किया, उसे अपनी ताकत से पराजित किया और इतना ही नहीं, उसे निगल भी गया, अर्थात उसे खा लिया। आफ्टर व्हेन द कस्टर्ड गॉबल्ड मीन्स swallowed, SWALLOWED, the pirate, every bit means completely. All the other pets who had run away from there in order to keep themselves safe from the pirate came around the dragon. They started celebrating the victory. Belinda hugged the dragon. All of them were happy and they were showing their gratitude towards the dragon as he had saved them from the pirate. उसके बाद जब कस्टर्ड ने पायरेट को पूरी तरह से निगल लिया, वे सभी पालतू जानवर जो पायरेट से अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग गए थे, ड्रैगन के पास आ गए। वे ड्रैगन की पायरेट के ऊपर विजय का उत्सव मनाने लगे। आफ्टर दैट द अदर पेट्स अगेन स्टार्टेड बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी, सेइंग दैट दे वर ट्वाइस और थ्राइस, 2 or 3 times more brave than the dragon, but everybody knew the fact that who was brave and who was coward. उसके बाद अन्य जानवर फिर से अपनी बहादुरी की शेखी बघारने लगे, ये कहते हुए कि वे ड्रैगन से 2 गुना या 3 गुना, ट्वाइस और थ्राइस बहादुर थे। लेकिन सच्चाई तो सभी जानते थे, कौन बहादुर था और कौन डरपोक। The custard quite agreed that everybody was braver than him. Here we come to know about the humbleness of the dragon, that
he did not brag about this feat of courage. कस्टर्ड ने अपनी सहमति जताई कि सभी लोग उससे कहीं अधिक बहादुर थे। कस्टर्ड के इस व्यवहार से उसकी विनम्रता का भाव झलकता है। उसने अपने इस पराक्रम की आत्म प्रशंसा नहीं किया। Alright students, now let's start the explanation of the poem. During the session, we will also discuss rhyme scheme, poetic devices and word meanings. First stanza. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly little pet dragon. Belinda lived in a little white house means Belinda was a little girl who lived in a little white colored house. Belinda एक छोटी सी लड़की थी जो एक छोटे से सफेद रंग के घर में रहती थी। With a little black kitten and a little grey mouse. Here kitten means baby cat or a young cat. बिल्ली के बच्चे को kitten कहते हैं। She lived in that white house with a little black colored baby cat and a grey mouse as her pet. बेलिंडा उस सफेद रंग के घर में काले रंग के एक छोटे से बिल्ली के बच्चे और एक छोटे से भूरे रंग के चूहे माउस के साथ रहती थी। And a little yellow dog and a little red wagon. Wagon means small vehicle or a cart, C-A-R-T, गाड़ी। As a pet, Belinda had a little yellow colored dog and a small wagon of red color. पालतू जानवर के रूप में बेलिंडा के पास एक छोटा पीले रंग का डॉग था और एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी वैगन थी। And a realio trualio, a little pet dragon. Realio means really, in fact. Trualio means truly, T-R-U-L-Y. And a really truly, she had also little pet dragon as a pet. और बेलिंडा के पास वास्तव में पालतू जानवर के रूप में एक छोटा सा ड्रैगन था। Now let's talk about rhyme scheme and poetic devices. Rhyme scheme of the whole poem is A, B, B, means first line rhymes with second and third line rhymes with fourth. In all stanzas, you will find same rhyme pattern. See the line, Belinda lived in a little white house. Here, the first letter of the words lived and little is same. So here, the poetic device will be alliteration, अनुप्रास अलंकार। किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग अनुप्रास अलंकार कहलाता है। The use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together is called alliteration. Next line, with a little black kitten and a little grey mouse. Here the words a little is repeated, and where there is repetition of a word, phrase or sentence, this type of rhetorical technique is called repetition. In the next line, there is also repetition of same words, a little, see the line, and a little yellow dog and a little red wagon. So the poetic device will be repetition. यहाँ पर पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। Stanza 2. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward, and she called him Custard. Now the name of the little black kitten was Ink. उस छोटे काले रंग के किटेन, यंग वन ऑफ अ कैट, का नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, मीन्स
The name of the little grey colored mouse was Blink. भूरे रंग के उस छोटे चूहे माउस का नाम ब्लिंक था. And the little yellow dog was sharp as mustard. Here sharp means smart, तेज और brave, बहादुर. The name of yellow colored dog was Mustard. पीले रंग के डॉग का नाम मस्टर्ड था. All these pets, Ink, Blink and Mustard were very smart and brave. ये सभी पालतू जानवर जैसे कि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड बहुत स्मार्ट और बहादुर थे. But the dragon was a coward and she called him Custard. The name of the dragon was Custard, whom Belinda and her pets assumed as a coward. ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था जिसे बेलिंडा और उसके अन्य पालतू जानवर कावर्ड, डरपोक या कायर मानते थे. Alright, now let's see poetic devices. See the line. Now the name of the little black kitten was Ink. Here the word the is repeated, so the poetic device will be repetition. In the same line there is alliteration also. यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है. Now और name इन दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर समान है. There is the repetition of same consonant n at the beginning of words now and name. So the poetic device will be alliteration. In the next line, and the little yellow dog was sharp as mustard. Here little yellow dog has been compared to mustard. यहाँ पर डॉग की तुलना मस्टर्ड से की गई है और समानता सूचक शब्द as का प्रयोग हुआ है. किसी अन्य वस्तु से समानता दिखाने के लिए समानता सूचक शब्द as और like का प्रयोग किया जाता है. उसे उपमा अलंकार सिमिली कहा जाता है. नेक्स्ट लाइन, बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. हियर कावर्ड मीन्स वीकलिंग, WEAKLING, और नॉट ब्रेव, डरपोक या कायर. In this line, there is repetition of same letter C at the beginning of words covered, called and custard. So the poetic device will be alliteration. Okay, now let's see third stanza. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Relio Trollio, daggers on his toes. Custard the dragon had big sharp teeth. The dragon had big and sharp teeth. ड्रैगन के दांत बड़े और नुकीले थे. And spikes on top of him and scales underneath. Here spikes means thin pointed surface or sharp nails like structure. And scales means thin bony plates protecting the skin of fish and reptiles, and underneath means below. The dragon had some sharp pointed surface on top of his body and scales on its lower portion. ड्रैगन के शरीर के ऊपर कीलें स्पाइक्स थीं और उसके निचले हिस्से पर स्केल्स थीं. On the lower part, it had scales which were bony plates to protect the skin. Mouth like a fireplace, chimney for a nose. Fireplace means a place where fire is burned, चूल्हा जहां आग जलाई जाती है, अंगीठी, fireplace. Mouth like a fireplace, chimney for a nose. Dragon's mouth looked like a fireplace and was very hot. Its nose was as long as a chimney. ड्रैगन का मुंह आग की भट्ठी या चूल्हे जैसा गर्म था और उसकी नाक भी चिमनी जैसी लंबी थी. And Relio Trollio, daggers on his toes.
daggers, khanjar, knife, 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 or small sword. Toes means fingers of feet, पैर की उंगलियां. And really and truly, the nails on feet of the dragon were like a knife. और वास्तव में ड्रैगन के पैरों के नाखून चाकू अर्थात नाइफ जैसे थे. Now let's talk about the literary devices used in this stanza. Rhyme scheme is same AABB in all stanzas. इस कविता में जो राइम स्कीम है वो सेम है AABB. फर्स्ट लाइन राइम्स विथ सेकेंड एंड थर्ड विथ फोर्थ. In the second line of this stanza, and spikes on top of him and scales underneath, there is the use of same letter S at the beginning of words spikes and scales, and these two words are close together. So here the poetic device will be alliteration. In the next line, mouth like a fireplace, chimney for a nose. Here mouth like a nose is an example of simile, upma alankar, because mouth of the dragon is compared to a fireplace using the word of comparison like. The part of the line chimney for nose is an example of metaphor, यानी रूपक अलंकार. एक वस्तु की दूसरी से पूरी समानता दिखाने के लिए किसी शब्द या कल्पनाशील प्रयोग रूपक अलंकार कहलाता है. A word or phrase that is used in an imaginative way to show that somebody or something has the same qualities as another thing is called metaphor. In another words, metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison between two things that are not alike but do have something in common. दूसरे शब्दों में मेटाफर रूपक अलंकार का प्रयोग दो चीजों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है जो एक जैसे नहीं होते लेकिन उनमें कुछ बातें समान होती हैं, कॉमन होती हैं. मेटाफर में तुलना या समानता वाले शब्दों वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता. इट डायरेक्टली रिफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर. Another poetic device used in the line and a realio trolio little pet dragon is refrain, REFRAIN. हिंदी में इसे टेक कहते हैं. A repeated line or number of lines in a poem or song typically at the end of each verse is called refrain. And realio trolio पहले स्टेंजा में भी है और थर्ड स्टेंजा में भी रिपीट हुआ है. नाउ लेट्स सी फोर्थ स्टेंजा. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल full of bears. Barrel full of bears means group of bears. In this stanza, the poet explains the inner strength or the bravery of various characters of the poem. इस stanza में poet बेलिंडा तथा उसके साथ रहने वाले सभी पालतू जानवरों की अंदरूनी शक्ति या बहादुरी का वर्णन करता है. The poet says that बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ बेयर्स. कवि कहता है कि बेलिंडा उतनी बहादुर थी जितने की भालुओं का समूह होता है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स. चेस्ड मीन्स परस्यूड, PURSUED, फॉलोड, FOLLOWED, और ran behind. And ink and blink, little black kitten and little grey mouse were so brave that they could chase away lions. Means they were more brave than lions. Ink और blink
शेर से भी ज्यादा बहादुर थे। ये दोनों शेरों का पीछा सीढ़ियों से किया करते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, रेज एंगर, क्रोध। द डॉग मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज एन एंग्री टाइगर। डॉग मस्टर्ड उतना बहादुर था जितना कि क्रोध में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, केज मीन्स पिंजरा। बट कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज नॉट ब्रेव, he was so afraid of everything that he always cried or demanded a nice safe cage. He always wanted to stay in a cage for his safety. अपनी सुरक्षा के लिए कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित पिंजरे की मांग किया करता था। Now let's talk about poetic devices. In the line, Belinda was as brave as a barrel full of bears. Here, bow sound is repeated in the words Belinda, brave, barrel and bears. So the poetic device will be alliteration. In the same line there is simile also. इसमें उपमा अलंकार भी है। यहां पर बेलिंडा की बहादुरी, ब्रेवरी की तुलना बैरल फुल ऑफ बेयर्स, भालुओं के झुंड से की गई है। एंड वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज हैज बीन यूज्ड। In the next line, mustard was as brave as a tiger in a race. यहां पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है क्योंकि मस्टर्ड की बहादुरी की तुलना क्रोध से भरे हुए टाइगर से की गई है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इन द लाइन, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस इज अलिट्रेशन, अनुप्रास। हियर कॉन्सोनेंट C has been repeated at the beginning of words custard, cried and case. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent, समीपवर्ती और closely connected words is called alliteration. समीपवर्ती, पास के या निकट से जुड़े शब्दों की शुरुआत में एक ही अक्षर या ध्वनि की पुनरावृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival, they all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trollio cowardly dragon. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Tickled means teased, चिढ़ाना, और stroked lightly to induce laughter, गुदगुदाना. Unmerciful means without any sympathy, another word cruelly, निर्दयता से. इस लाइन में भी रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है क्योंकि tickled him का प्रयोग 2 बार हुआ है. Belinda used to tease the dragon without having sympathy or mercy towards it. Belinda used to stroke the dragon in a very cruel way. Belinda ड्रैगन को निर्दयता पूर्वक चिढ़ाती रहती थी. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. Rudely means impolitely or without respect. And Percival was a knight in the court of King Arthur of England who was thought to be brave. पर्सिवल इंग्लैंड के राजा किंग आर्थर के दरबार में एक नाइट था, एक शूरवीर योद्धा था. पर्सिवल इज एन अल्यूजन हियर. यहां पर लिटरेरी डिवाइस अल्यूजन का प्रयोग हुआ है. इन लिटरेचर रेफरेंस टू एनी पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड अल्यूजन. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड टीज्ड द ड्रैगन बाय कॉलिंग हिम पर्सिवल. इंक, लिटिल ब्लैक किटन, ब्लिंक, लिटिल ग्रे माउस और मस्टर्ड, लिटिल येलो डॉग, ये सब ड्रैगन को पर्सिवल कहकर चिढ़ाते थे. द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इन द लाइन, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल इज पर्सोनिफिकेशन. यहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है. पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण वह अलंकार है
जिसमें विचार, आइडिया या किसी वस्तु को मानवीय गुण प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी अदृश्य वस्तु या विचार को व्यक्ति के समान सजीव मान लेते हैं, तब वह मानवीकरण होता है। इन पर्सोनिफिकेशन, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thought of as living beings। यहां पर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को कवि मानवीय गुण प्रदान करता है। The poet gives human ability to speak and to tease another being। Ink, blink and mustard are seen teasing the dragon। They rudely called him Percival, who was a knight of King Arthur of England। He was known for his bravery and being pious। They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trollio cowardly dragon। Here cowardly means timid, T-I-M-I-D, और poor spirited, कायर या डरपोक। The animals used to sit in the red wagon and laugh at the dragon for his cowardice। वे सभी पालतू जानवर लाल रंग की गाड़ी वैगन में बैठे होते और ड्रैगन की कायरता पर हंसा करते थे, अर्थात उसे चिढ़ाते रहते थे। नाउ लेट्स सी पोएटिक डिवाइसेस। राइम स्कीम इज द सेम, ए ए बी बी, फर्स्ट लाइन राइम्स विथ सेकेंड एंड थर्ड विथ फोर्थ। एंड सी द वर्ड्स laughing and little। There is repetition of letter L, so it will be alliteration। यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। Another literary device is refrain, जिसे हिंदी में टेक कहते हैं। गीत के अंत के शब्द को रिफ्रेन कहते हैं। रियलियो ट्रोलियो बार बार पोएम में रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार से यहां पर रिफ्रेन भी है। Now let's see stanza 6। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage। Belinda giggled till she shook the house। Here giggled means laughed, L-A-U-G-H-E-D. Shook the house means echoed in the house, E-C-H-O-E-E-D, in the house। Belinda used to laugh a lot at the cowardice of dragon। बेलिंडा ड्रैगन की कायरता पर बहुत अधिक हंसा करती थी। Her laugh was so loud that it echoed in the house, means it could be heard everywhere in the house। बेलिंडा की हंसी इतनी तेज होती थी कि उसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई देती थी। And Blink said, "Wick," which is giggling for a mouse। Here wick means sound made by the mouse। Blink the mouse used to laugh and make a sound of wick। चूहा ब्लिंक भी विक साउंड निकालते हुए ड्रैगन पर हंसता रहता था। Ink and Mustard rudely asked his age। Ink kitten and Mustard dog used to tease the dragon by asking his age। Ink और Mustard ड्रैगन को उसकी उम्र पूछकर उसे चिढ़ाया करते थे, अर्थात वे उसे बच्चा समझते थे। When Custard cried for a nice safe cage। Custard always wanted to stay in a cage for his safety, so whenever Custard the dragon demanded for a nice safe cage, Ink and Mustard used to start teasing him by asking his age। जब कस्टर्ड सुरक्षित पिंजरे की मांग करता, इंक और मस्टर्ड उससे उसकी उम्र पूछने लगते और उसे बच्चा समझकर चिढ़ाने लगते। Alright, now let's see poetic devices used here। See the line, Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick," which is giggling for a mouse। Here there is use of sound words giggled and wick to create a dramatic effect। So the poetic device will be onomatopoeia, ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमेटोपोएia वह अलंकार है
जिसमें शब्द की ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रायः जानवरों, पक्षियों या कुछ प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होता है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ध्वनि किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर द हमिंग ऑफ बीज, द स्नेक हिसेस। यहाँ पर हमिंग यानी भिनभिनाहट, बीज मक्खियों की ध्वनि को स्पष्ट करता है। उसी प्रकार द स्नेक हिसेस, यहाँ पर हिसिंग साउंड, फुफकारने की आवाज, फुफकारने की जो ध्वनि है वो स्नेक से संबंधित है। उसी प्रकार गिगल्ड और विक, ये दोनों शब्द ध्वनि को स्पष्ट करते हैं, इसलिए यहां पर ध्वनि अलंकार ऑनोमेटोपोइया होगा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज इज अलिट्रेशन। यहां पर अलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि कस्टर्ड, क्राइड और केज, इन शब्दों का फर्स्ट लेटर सी बार बार रिपीट हो रहा है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग अनुप्रास अलंकार कहलाता है। द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड अलिट्रेशन। ऑलराइट, इन द सेम लाइन custard cried for a nice safe case, repetition poetic device is also there because the same line is used in fourth stanza also. Next stanza, suddenly, suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, suddenly they heard a nasty sound. Here nasty means bad and unpleasant, bhaddi आवाज। Suddenly they heard a very harsh and unpleasant sound. जब वे सभी ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, तभी अचानक घर में किसी के प्रवेश करने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। वो आवाज बहुत भद्दी या अरुचिकर थी। And mustard growled and they all looked around. Here growled means barked, B-A-R-K-E-D, another meaning sound of dog. Mustard, the yellow dog, growled and all animals started looking around to see what had happened. Mustard गुर्राया, भौंका और सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Pirate means a person who robs ship in the sea. Another word, robber. Window is used for window. Ink and Belinda spoke different sounds. Ink और Belinda दोनों अलग अलग आवाज में चिल्लाए। For a robber was climbing through the window, क्योंकि एक लुटेरा, पायरेट, विंडो से चढ़कर उनके कमरे में प्रवेश कर रहा था। Kitten meowed and Belinda cried oh, because all of them were scared of the pirate. Now let's talk about poetic devices. Rhyme scheme is the same, A, B, B. First line rhymes with second and third with fourth. See the line, suddenly, suddenly they heard a nasty sound. यहाँ पर suddenly, suddenly दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट लाइन में म्याउच क्राइड द इंक, यहाँ पर ऑनोमेटोपोइया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साउंड वर्ड म्याउच का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इस स्टेंजा में प्रयोग हुआ है वो है रिपीटेशन। See the line, meouch cried Ink and oh cried Belinda. यहाँ पर cried word दो बार रिपीट हुआ है। Another literary device that is used in the line, for there was a pirate climbing in the window, is poetic license. Here window is written in place of window to create rhyme. Stanza number 8, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth
a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Pistol in his hand, pistol in his right. Here, pistol means a handgun. In this line, pistol in his hand is repeated 2 times. So, here, poetic device is repetition. The poet describes the appearance of the pirate. He says that the pirate had pistol in his each hand, means he was holding handguns in his both hands. कवि कहता है कि पायरेट के दोनों हाथों में पिस्टल थी एंड he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass means a small sword with a curved blade. In the words he held his, the same letter H is repeated at the beginning of each word. These words are also closely connected. So here the poetic device will be alliteration. And he means pirate had a small sword between his teeth. और उस पायरेट के दांतों के बीच में एक छोटी सी कटलेस या सोर्ड तलवार या नाइफ चाकू था, अर्थात पायरेट अपने दांतों के बीच में छोटी तलवार या चाकू दबाए हुए था. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Again there is alliteration in this line. The first letter B is repeated in the words beard and black. Repetition poetic device is also here as the word was has been repeated. It was clear that the pirate meant no good. Here again alliteration poetic device has been used. See the words that and the. First letter T has been repeated in each word. Imagery is also there. An image is created about the appearance of the pirate. The pirate had a black beard and his one leg was made of wood. उस पायरेट की काली दाढ़ी थी और उसका एक पैर वुड यानी लकड़ी का था. This means that though the pirate was a disabled person, but still he was frightening all other characters. It was clear that the pirate had come there to harm them. पायरेट विकलांग होने के बावजूद बेलिंडा के साथ साथ अन्य पालतू जानवरों के लिए भी भय का कारण बना था. यह स्पष्ट था कि पायरेट के वहां आने का उद्देश्य बेलिंडा और उसके साथ रहने वाले अन्य पेट्स को भी नुकसान पहुंचाना था. Alright, now let's see stanza 9. Belinda paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. Belinda paled and she cried, help, help. यहाँ पर help, help में repetition poetic device का प्रयोग हुआ है. Paled means turned yellow due to fear. Another meaning, got afraid. Belinda got afraid and shouted for help. पायरेट को देखकर सभी पालतू जानवर डर गए. बेलिंडा इतना डर गई कि वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी. But Mustard fled with a terrified yelp. Fled means ran away and terrified means feared. Yelp means a short, sharp cry. Another meaning, sound of dog. यहाँ पर yelp word sound suggest कर रहा है, इसलिए poetic device onomatopoeia होगा. But Mustard got afraid and ran away, making a short, sharp cry. Mustard भी डरकर चीखते चिल्लाते वहां से भाग गया. Ink trickled down to the bottom of the household. Trickled means silently ran away. The kitten Ink silently went to the basement of the house as if he had already planned for it. Ink चुपचाप तहखाने या भूगृह निम्न तल पर चला गया, मानो कि वह अपने आप को छुपाने के लिए पहले से ही योजना बना लिया हो. And little mouse blinked strategically mousehold.
In this line, there is poetic license. Mousehold is used by the poet to create rhyme with household. Another poetic device in this line is alliteration. यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं इस लाइन में माउस और माउस होल्ड का फर्स्ट लेटर एम कॉन्सोनेंट है और वर्ड के बिगनिंग यानी प्रारंभ में सेम लेटर रिपीट हो रहा है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड। स्ट्रेटजिकली मीन्स इन अ प्लान्ड वे, सुनियोजित ढंग से। माउस होल्ड इज यूज्ड टू राइम विथ हाउस होल्ड। Here it is the hole where the mouse lives. And to save himself, the mouse went into its mouse hole. और अपने आप को बचाने के लिए माउस ब्लिंक सुनियोजित तरीके से अपने होल में चला गया। Rhyme scheme in this stanza is same as AABB. Help rhymes with yelp and household rhymes with mousehold. Alright, now let's see stanza 10. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. But jumped Custard, snorting like an engine. Snorting means making a sudden explosive sound through nose. यहाँ पर स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन में सिमली पोएटिक डिवाइस यानी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। साउंड ऑफ ड्रैगन इज कंपेयर्ड विथ साउंड ऑफ एन इंजन। कस्टर्ड द ड्रैगन जम्प्ड अप एट द पायरेट मेकिंग और प्रोड्यूसिंग साउंड्स ऑफ एन इंजन मीन्स ही वॉज वेरी एंग्री। कस्टर्ड गुस्से में इंजन की तरह आवाज निकालते हुए पायरेट पर टूट पड़ा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। यहाँ पर भी सिमली पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है। हियर ड्रैगन्स टेल इज कंपेयर टू आयरन्स इन अ डंजन। क्लैश्ड मीन्स फॉट FOUGST और स्ट्रक STRUCK। The custard hit or struck his tail on the ground with great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the dungeon. Here dungeon means underground prison or cage. कस्टर्ड अपनी पूंछ को जोर से जमीन पर पटका जिससे भूमिगत जेलों के धातु की आपस में रगड़ से उत्पन्न आवाज जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। His tail was as hard as the iron rods of a cage or underground prison. उसकी पूंछ उतनी मजबूत थी जितने कि किसी केज, पिंजरे या अंडरग्राउंड प्रिजन के आयरन रॉड्स होते हैं। With a clatter and a clank and a jangling squirm. Clatter, clank and jangling means sound of hard object falling on each other और डिफरेंट मेटेलिक साउंड्स। किसी कठोर वस्तु की एक दूसरे पर गिरने से उत्पन्न आवाज या अलग धात्विक ध्वनि। स्क्वॉम मीन्स ट्विस्ट TWIST और रिगल WRIGGLE ऐंठना। द कस्टर्ड ट्विस्टेड एंड मूव्ड हिज बॉडी एवरी टाइम इट प्रोड्यूस्ड अ मेटेलिक साउंड मीनिंग दैट हिज बॉडी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। कस्टर्ड ने अपने शरीर को ट्विस्ट किया और अपने बॉडी को मूव किया, हिलाया। हर बार इससे मेटेलिक साउंड, धात्विक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। इसका तात्पर्य ड्रैगन का शरीर बहुत मजबूत और शक्तिशाली था। इस लाइन में दो पोएटिक डिवाइसेस ओनोमेटोपिया और अलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग ये तीनों वर्ड्स साउंड सजेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया होगा। दूसरी पोएटिक डिवाइस अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस लाइन में क्लैटर और क्लैंक इन दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर C सेम है। He went at the pirate like a robin at a worm. Robin is a type of bird.
इस लाइन में सिमली पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है। हियर ड्रैगन्स अटैक इज कंपेयर्ड टू रॉबिन बर्ड। Imagery is also here. The attack by the dragon is expressed in a way to make an image in our minds. He went at the pirate like a robin at a worm. Means the dragon attacked the pirate just like robin bird that attacks the worms. The pirate became helpless. He couldn't do anything. ड्रैगन उस पायरेट पर उसी तरह आक्रमण किया जिस प्रकार रोबिन बर्ड वर्म्स कीड़े मकोड़ों पर करती है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and custard gobbled him every bit. The pirate gaped at Belinda's dragon. Here gaped means stared with mouth wide open. The pirate stared at the Belinda's dragon. पायरेट बेलिंडा के पालतू जानवर ड्रैगन की तरफ ध्यान से घूर कर देखा। And gulped means swallowed or drank. Some grog means a drink, liquor or wine from his pocket flagon. Flagon means a container made of silver in which drink is stored. In Hindi we call it surahi. To gather some strength, the pirate took out a container from his pocket and drank some liquor. कुछ ताकत जुटाने के लिए पायरेट ने अपने पॉकेट से एक कंटेनर निकाला और कुछ शराब पिया। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो इस लाइन में अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। गल्प्ड और ग्रॉग इन दोनों शब्दों के प्रारंभ में जी साउंड रिपीट हो रहा है। He fired 2 bullets, but they didn't hit. After gathering some courage, the pirate fired 2 bullets on the dragon, but missed it. कुछ धैर्य जुटाने के बाद पायरेट ड्रैगन के ऊपर 2 गोली दाग दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। He fired 2 bullets at the dragon, but these did not hit him. And custard gobbled him every bit. Gobbled means swallowed hurriedly. Another meaning, ate quickly. And every bit means complete, pura. And custard, the dragon, quickly ate every piece of the fierce-looking pirate. और कस्टर्ड ड्रैगन उस भयंकर दिखने वाले पायरेट समुद्री डाकू को पूरी तरह निगल गया। इस स्टेंजा में भी सेम राइम स्कीम का प्रयोग हुआ है। ए बी बी, फर्स्ट लाइन राइम्स विथ सेकेंड एंड थर्ड विथ फोर्थ। ड्रैगन राइम्स विथ फ्लैगन एंड हिट राइम्स विथ बिट। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा 12। Belinda embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Belinda embraced him, mustard licked him. Embrace means to hold closely in arms. Another meaning, to hug, गले लगाना. Lick means to pass the tongue over, in हिंदी चाटना। इस लाइन में हिम का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसलिए लिटरेरी डिवाइस होगा रिपीटेशन। When the pirate was dead, Belinda hugged the dragon and mustard licked him. जब पायरेट डाकू मर गया तो बेलिंडा ने ड्रैगन को गले लगाया और मस्टर्ड उसे चाटने लगा। No one mourned for his pirate victim. Mourn means to feel sorry for the death of someone or to express grief, and victim means sufferer, SUFFERER. Another meaning, prey, PREY, पीड़ित या शिकार। यहां पर no one mourned for में वॉवेल साउंड ओ रिपीट हो रहा है, इसलिए पोएटिक डिवाइस एसोनेंस स्वर साम्य अलंकार होगा।
After the death of pirate, no one was sad. They all were happy. No one was feeling sad for the pirate who was eaten by the dragon. पायरेट की मृत्यु के बाद सभी पालतू जानवर खुश थे, कोई भी दुखी नहीं था. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Glee means happiness or delight. Gyrate means to move around someone in happiness. Another meaning dance, D-A-N-C-E. यहां पर ग्ली और जायरेट में जी साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए पोएटिक डिवाइस होगा अलिट्रेशन, अनुप्रास. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड में वोवेल साउंड आई रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें पोएटिक डिवाइस होगा एसोनेंस, स्वर साम्य अलंकार. एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ अ वोवेल साउंड और डिफ्थंग इन नॉन राइमिंग वर्ड्स. एसोनेंस यानी स्वर साम्य वह अलंकार है जिसमें वोवेल साउंड्स स्वर ध्वनियों या डिफ्थंग्स संयुक्त स्वरों या संधि स्वरों की पुनरावृत्ति होती है. उसी प्रकार दैट एट द पायरेट में वोवेल साउंड ए रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां भी लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस होगा. In the line around the dragon that ate the pirate, there is repetition of word the, so poetic device will be repetition. In the same line, the first alphabet T is repeated in the words the, that and the, so poetic device will be alliteration. Okay, now let me explain the lines. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Means Ink and Blink danced with joy around the dragon that had eaten the pirate or robber. Ink और Blink ड्रैगन के चारों ओर इकट्ठे होकर खुशी से नृत्य करने लगे. The poet says that after the death of the pirate, all the characters were happy and they were showing their gratitude towards the dragon as he had saved them. कवि कहता है कि पायरेट के मारे जाने के बाद सभी पात्र जैसे कि बेलिंडा, मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक बहुत खुश थे और वे ड्रैगन यानी कस्टर्ड के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखा रहे थे क्योंकि उसने उन्हें पायरेट यानी डाकू से बचाया था. नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 13. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But presently up spoke means said, little dog Mustard, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Flustered means nervous or upset or confused. Now the little dog Mustard spoke. He said that he would have been twice as brave as dragon if he was not confused. Little dog Mustard बोला कि यदि वह नर्वस न हुआ होता, यदि वह पायरेट को देखकर कंफ्यूज न हुआ होता, तो वह ड्रैगन से 2 गुना ट्वाइस बहादुर होता. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than Custard. और दोनों इंक और ब्लिंक ने भी यही बात दोहराई कि वे कस्टर्ड से 3 गुना बहादुर होते. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. And Custard the dragon said that he fully agreed to this, that all of them were more powerful and braver than him. और कस्टर्ड ने पूर्ण रूप में सहमति जताई और कहा कि वे सभी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बहादुर थे. तो इस प्रकार आपने देखा कि पायरेट के मारे जाने के बाद
बेलिंडा और उसके साथ रहने वाले सभी पेट्स, पालतू जानवर, ड्रैगन की प्रशंसा कर रहे थे। वे उसे धन्यवाद दे रहे थे और उसके प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने अपना मन बदल लिया। दे चेंज्ड देयर माइंड। उनको याद आ गया कि किस प्रकार वे लोग ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे। हाउ दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन। और अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। इसलिए अविलंब डॉग ने कहा कि पायलट को देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए वह पायलट के साथ कुछ न कर सका। यदि वह नर्वस न हुआ होता तो वह ड्रैगन से 2 गुना ट्वाइस बहादुर होता। द डॉग सेड दैट इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन दैट ही wasn't able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. और इंक और ब्लिंक ने भी अपने आप को ड्रैगन से 3 गुना 3 times बहादुर कहा। Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than Custard. इस पर ड्रैगन ने कहा कि वे सभी लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और बहादुर थे। To this, the dragon said that he was fully agreed to this, that all of them were more powerful and braver than him. I hope it's clear to you. Okay, now let's talk about literary devices used in this stanza. Rhyme scheme is AA, BB, means first line rhymes with second and third with fourth. Mustard rhymes with flustered. Blink rhymes with ink, and agree rhymes with me. And up spoke ink and up spoke blink. Here up spoke has been repeated, so poetic device will be repetition. Next, that everybody is braver than me. Here there is the repetition of same consonant T at the start of words that and then, so the poetic device will be alliteration. Alright, now let's see stanza 14. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda still lives in her little white house. Here still means even now. Belinda continues to live in a white colored house. बेलिंडा अब भी अपने उसी सफेद रंग के छोटे से घर में रहती है। With her little black kitten and her little grey mouse. She has a black colored baby cat as her pet. She also has a grey mouse. उसके साथ एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा और भूरे रंग का चूहा ग्रे माउस रहते हैं। And her little yellow dog and her little red wagon. Belinda has a little yellow colored dog and a small wagon means cart of red color and her really truly little pet dragon. She has a really truly little dragon as a pet. Alright, now let's see concluding lines of the poem. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Belinda is as brave as a barrel full of beers. Belinda is as brave as a group of bears. Belinda उतनी बहादुर है जितना कि group of bears. And ink and blink chase lions down the stairs. Ink and blink are so brave that they can chase away lions. Means ink and blink are braver than lions. Ink और blink इतने बहादुर हैं कि वे शेर को भगा देते हैं। Mustard is as brave as a tiger in a race. Mustard is as brave as an angry tiger. मस्टर्ड उतना बहादुर है जितना कि क्रोध में टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज।
but Custard always wants to stay in a cage for his safety. लेकिन कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित पिंजरे की ही मांग करता रहता है. Students, you can see here the poet has used the same lines again. The poet says that after the death of Pirate, life of Belinda and other pets started again in the same manner. Belinda still lives in that little white house with her pets Ink, Blink, Mustard and Custard, and all of them are very brave, whereas Custard the dragon is still a coward who always wants to stay in his cage. Alright, now let's talk about literary devices. In the last two stanzas, there is refrain, repetition of a sentence again and again, see the line, and a realio, trolio. And another literary device, repetition is also there as stanza has been repeated. Students, after going through this poem, we come to know that bravery and courage can only be tested when someone is actually put in a dangerous situation. बहादुरी और साहस का परीक्षण तभी किया जा सकता है जब किसी को वास्तव में खतरनाक स्थिति में डाल दिया जाए. Custard the dragon, who never boasted of his bravery like other pets of Belinda did, when real danger came, none of them could face the pirate and hid themselves in some corner of the house. It was only the dragon who dared to face the pirate. He rose to the situation, showed his real bravery, and gobbled up the pirate. Students, I hope you would have enjoyed and comprehended the poem well. Now I conclude here. Thank you for attending this session.